पर जमाया कब्जा, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और सबसे पहले बात विधानसभा उपचुनाव की। सरदार शहर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2,90,076 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 295 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। कौन जीतेगा सरदार शहर का संग्राम? अशोक और अनिल की जंग में तीसरा कौन? 2023 की फाइनल जंग से पहले के सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर किसी भी पार्टी ने किसी तरह की चूक नहीं रहने दी। भले ही उपचुनाव में जीत के बाद बने विधायक को महज 11 महीने की ही मोहलत मिलेगी, लेकिन जोर आजमाइश में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तभी तो सीएम की अगुवाई में कांग्रेस ने जोरदार चुनाव प्रचार चलाया, तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। सरदार शहर की सीट पर भले ही कांग्रेस और बीजेपी में सीधी जंग है, लेकिन आरएलपी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा, बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा, आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड। दरअसल सरदार शहर के शेर माने जाने वाले पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे अनिल शर्मा को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दाव लगाया है। मामले को त्रिकोणीय बनाते हुए आरएलपी ने भी लालचंद मुंड को मैदान में उतार दिया है। सरदार शहर उपचुनाव में कुल 2,89,579 मतदाता हैं। वोटिंग के लिए कुल 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इस उपचुनाव में 2,89,579 मतदाता हैं। 1,52,640 पुरुष मतदाता और 1,36,935 महिला मतदाता है। सरदार शहर सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। भंवरलाल शर्मा ने 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 2018 के चुनाव में भंवरलाल शर्मा को 95,282 वोट मिले थे, तो बीजेपी के अशोक कुमार को 78,466 वोट मिले थे। सरदार शहर सीट पर भले ही लंबे समय से पंडित भंवरलाल शर्मा का कब्जा रहा, लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। सहानुभूति कार्ड और पुराने इतिहास के दम पर कांग्रेस का पलड़ा भले ही भारी दिख रहा हो, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के पहले के सेमीफाइनल को लेकर बीजेपी भी खुद को कमजोर दिखाने को तैयार नहीं है। हालांकि 2018 के बाद प्रदेश में अब तक हुए 13 उपचुनाव में से 10 उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, लेकिन बीजेपी को महज 3 बार ही जीत मिली है और यही आंकड़ा बीजेपी को परेशान करने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सरदार शहर से सहयोगी बाबूलाल दाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलते और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। बाबूलाल, सवाल है सरदार शहर का सरदार कौन? क्या कह रहा है लोगों का मूड इस वक्त और किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, तीनों जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी, उनके कार्यकर्ताओं के लिए कत्ल की रात है। राजनीतिक जो भाषा होती है उसमें यही कहा जाता है कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी जो पार्टी है जो अपने आप को मुकाबले में मानती है, उसके कार्यकर्ता सोते नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो सो गए तो फिर पार्टी की हार तय है, लिहाजा वो जीत के लिए जागते हैं। और अब मुश्किल से 10 घंटे का वक्त बचा है। ऐसी सूरत में बीजेपी, कांग्रेस
और आरएलपी के कार्यकर्ता गली मोहल्लों से लेकर गांव के चौराहों पर ध्यान रख रहे हैं कि हमारे वोट में कोई सेंध ना मार जाए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता, लिहाजा अपने वोट को बचाए रखने की पूरी कोशिश है। मेरे साथ में सरदार शहर की आम जनता है। भाई जी, क्या इनको मुकाबलो था गठे? अठे हमारा मुकाबलो ये है, दोनों पार्टियां गर्मी आ रही है तो अभी ठंडे का मौसम पड़ रहा है और दोनों पार्टियां का मतलब कार्यकर्ता एकदम जागरूकता है। जागरूक है आए लागे भाई जी, त्रिकोणीय मुकाबलो था गठे? मोटा मोटी लाख तो त्रिकोणीय रहे हुए हैं, लेकिन अट कांग्रेस और बीजेपी को ज्यादा बोल वालो है शहर के अंदर। अच्छा, गाँव में कहीं रहसी? गांव में भी लगभग बीजेपी और कांग्रेस के ही ज्यादा बोले है और बड़े आरएलपी भी बोले लाग रही है। सागे त्रिकोणीय श्रृंखला है तो देहात का मान लगभग की है कि आरएलपी थोड़ी ज्यादा बोले लाग रही है, ज्यादा बोले लाग रही है। शहर में कांग्रेस बीजेपी बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर। तो ये स्थानीय बाशिंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि शहर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन गांव में जो है आरएलपी भी बड़ा दम दिखा रही है। तो आरएलपी ने फिलहाल समीकरण बिगाड़े हुए हैं। तो अब चुनाव से ठीक पहले, जब मुश्किल से 8-10 घंटे का वक्त बचा हो, तब कार्यकर्ता जो है पूरी जी जान लगाए हुए हैं और उनको लगता है कि हमारे खेमे का कोई बड़ा आदमी, बड़ा कार्यकर्ता छिटक के दूसरे पाले में चला जाए, कोई मैसेज हो जाए रातों रात और जो वोट है वो दूसरे खेमे में चले गए, पाले में चले गए, दूसरी पार्टी खाते में चले गए, तो फिर हार हो जाएगी। तो अभी जो मेहनत कर रही है पिछले 15-20 दिन से, उस पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के, वो इस वक्त जाग रहे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं और हर तरफ जो है ना वो जय जयकार भी सुनाई पड़ती। कई मोहल्लों से मैं गुजरा तो वहां पर कार्यकर्ता लोगों से संपर्क साध रहे थे। जो बड़े लोग हैं उन पर सबकी निगाहें हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे तो जीत हमारी तय है। 8 बजे सुबह जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा 7 बार विधायक रहे। भंवरलाल शर्मा का बहुत बड़ा नाम रहा राजस्थान की सियासत में, तो उनके बेटे के ऊपर बड़ा दारोमदार है कि वो पार्टी को जिता करके भेजे। समीकरण भी अनुकूल लग रहे हैं, लेकिन खेल किसका बिगड़ेगा? बीजेपी भी अंडरकंट से बड़ी उम्मीद कर रही है। वो कह रही है कि जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, हमारा उम्मीदवार भी भारी भरकम है और बड़ा सोच समझ करके पार्टी ने अशोक पिंचा को टिकट दिया है। बहुत दावेदार थे, लेकिन 6ठी बार टिकट लाने में कामयाब हो गए। कहा ही जा रहा था कि अब उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और लगातार वो चुनाव हारते भी रहे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो आरएलपी भी पहली बार मुकाबले में यहाँ पर नजर आ रही। पिछले चुनाव में भी उनको अच्छा वोट मिला था। तो हनुमान बेनीवाल भी इस इलाके में अपने वोट बैंक को बनाए रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि बिल्कुल बाबूलाल, मौसम तो सर्द है, लेकिन उपचुनाव ने वहां पर चुनावी सरगर्मियां ला दी हैं और आरएलपी की भी एंट्री हो गई, तो मुकाबला त्रिकोणी और दिलचस्प भी हो गया। आप नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल। अब कल तो मतदान होंगे ही और धीरे धीरे नतीजे भी साफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल न्यूज 18 राजस्थान पर पूरे दिन महा कवरेज दिखाएंगे उपचुनाव को लेकर। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले में प्रवेश कर चुकी है। सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सरकार के कई मंत्री और बड़े नेताओं ने एमपी बॉर्डर स्थित चवली चौराहे पर राहुल गांधी की अगवानी की। इस दौरान राहुल गांधी का सहरिया नृत्य के साथ स्वागत भी किया गया। इस दौरान झालावाड़ में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि यह महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर और गोडसे की नहीं। वहीं गहलोत ने महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में ये बातें समझ नहीं आती। नहीं आती, मैं बता रहा हूं। हेलीकॉप्टर से दूर से दिखता है। किसान के जो फटे हुए हाथ होते हैं, उनसे हाथ मिलाने के बाद बात समझ आती है किसान क्या कर रहा है। मजदूर के बच्चों को सुबह देखकर, कांपते हुए बच्चों को देखकर समझ आती है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, गाड़ियों से ये चीजें दिखती नहीं। इसीलिए हमने निर्णय लिया सब देंगे। और सिर्फ यात्री नहीं, आप देखना कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 6 बजे नहीं 5 बजे आपको सड़कों पे खड़ा दिखाई देगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर की नहीं है, महात्मा गांधी की है, गोडसे की नहीं है। हम तपस्या करना जानते हैं
और जहाँ जहाँ राहुल जी जा रहे हैं कारवा बढ़ते जा रहा है। लोगों का आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका प्यार, उनकी दुआएं राहुल जी के साथ में हैं पूरे देश की। यात्रा का रूट एक है तो पूरे मुल्क के तमाम राज्यों में, हर गांव में, हर घर तक मैसेज है राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहा है। महंगाई सबको मार रही है, वो मुद्दा है देश का। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, कमर तोड़ दिए लोगों की महंगाई ने भी, और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए। हिंसा हो रही, तनाव है, जुडिशरी में दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में आतंक मचा रखा है। ये तमाम बातें पूरे देश के जहन में है और उन सब तमाम देशवासियों की जो भावना है उनको रिप्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं देश यात्रा में, तपस्या के रूप में। जिस रूप में वो तपस्या कर रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहे हैं। तो वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान गुलाब चंद कटारिया ने सागवाड़ा के पाडवा से भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के रथ को गांव की तरफ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। बैठक में कटारिया ने भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की विस्तृत जानकारी दी। शब्दों में कहूँ तो जंगल राज की तरह से 4 साल गुजरे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई किसी ने चिंता नहीं की। 2.5 साल की बच्ची के साथ भी रेप होता है और मर्डर होता है। रास्ते चलती हुई कोई महिला अगर लिफ्ट मांगती है तो ले जाकर के उसको रेप होता है। और राजस्थान बलात्कार में देश में नंबर 1 पर पहुँच गए। तो एक तरह से जंगल राज का मतलब जो मर्जी चाहे तो बोलो, मर्जी चाहे तो खाओ। सारे एमएलए भी इसी तरह से जंगल राज के खुले हो गए। जो जनता जिस प्रकार से लूटी जा रही है तो जंगल। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार का जो इस प्रकार का बोलबाला हुआ है, इस राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होगी। तो बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा का आगाज कर दिया है। धौलपुर के बाड़ी में भी रविवार को जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बाबू महाराज के मंदिर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष सरवन शर्मा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 4 से 14 दिसंबर यानी कि 11 दिनों में बाड़ी के 56 ग्राम पंचायतों में जाएगी और जनता को कांग्रेस के कुशासन से अवगत कराएगी। इस मौके पर जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ पर जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा ने रथ को पूजन अर्चन के बाद रवाना किया और बाड़ी विधानसभा के 5 मंडलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और ग्रामीणों को संबोधित भी किया। इस राजस्थान की धरती पर जब कोई पीड़ा इतनी ऊंची हो जाए कि सही नहीं जाए, तब इस जन आक्रोश रैली की आवश्यकता पड़ी। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 8 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुए हैं। 27,000 माता बहनों के साथ बलात्कार और हत्या हुई हैं। डकैतियाँ डली हैं। SC/ST के लाखों में SC/ST के केस हैं। इन सब की जब देखा कि बहुत अन्याय हो रहा है इस राज्य में। तो वहीं बूंदी में नंदीशाला खोलने की मांग को लेकर गोरक्षकों द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर दिए जा रहे धरने में किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और गोरक्षकों के साथ धरना स्थल से सिविल लाइन स्थित कलेक्टर के आवास के लिए कूच किया। इसके बाद कलेक्टर आवास के बाहर एडीएम मुकेश चौधरी ने किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की, लेकिन नंदीशाला के लिए भूमि आवंटन के संबंध में ठोस आश्वासन के लिए किरोड़ी धरने पर बैठ गए। इसके बाद केशव राय पाटन विधायक चंद्रकांता सहित 5 सदस्यीय टीम ने वार्ता की, जिसके बाद भूमि आवंटन का ठोस आश्वासन के बाद किरोड़ी लाल ने धरना समाप्त कर लिया। 5 लोगों ने जाके कलेक्टर साहब से बात की थी, बाद विवाद में मेरे को बुलाया था, तो ये सहमति बन गई है कि जो धरनार्थी थे, जिन्होंने 13 दिन से धरना दे रखा था, उनको नंदी गौशाला की जमीन के लिए आवेदन करेंगे। उसके 7 दिन के अंदर नंदी गौशाला की भूमि वांछित जितनी ये चाहते हैं उतनी अलॉट कर दी जाए। तो वही कांग्रेस सरकार राजस्थान पर्यटन विकास निगम की सबसे प्राइम और मुनाफे वाली प्रॉपर्टीज को निजी हाथों में सौंपने जा रही है।
इनका आउटसोर्स के जरिए संचालन करेगी। इन सभी को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया है। आउटसोर्स से पहले इन होटलों में रिनोवेशन कार्य कराए जाएंगे। एक और आरटीडीसी के 45 होटल मिडवे बंद पड़े हैं। इन्हें छोड़कर इन मुनाफे वाली यूनिट को निजी हाथों से चलाने का फैसला हुआ है। इस मामले को लेकर आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि फाइनेंस ने काम के बाद O&M देने का निर्णय किया है। लॉस में है, जो होटलें हमारी बंद पड़ी, हमने यहाँ के कर्मचारी नेताओं से उनको कॉन्फिडेंस में लेके आरटीडीसी के कर्मचारी यूनियन की जो प्रतिनिधि हैं उन सबसे बात करेंगे। जो होटल बंद पड़ी है, आपको पता है कि जो होटल, बहुत से होटलें आपने देखिए बंद पड़ी हमारी, बंद होटलें हैं वो, और जो बिल्कुल लॉसेज में है ऐसी होटलों की हमने एक सूची बनाई है आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बैठक में। और खबर दौसा से है। जिले के मंडावरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने मंच को साझा किया। इस कार्यक्रम में सांसद जसकौर मीणा का संबोधन काफी चर्चित रहा। जसकौर मीणा ने कहा कि दौसा में 3 मंत्री हैं, लेकिन विकास सिर्फ प्रसादी लाल मीणा का दिखता है। एक ही मंत्री का काम दिखाई देता है सब जगह। तीनों मंत्रियों के बीच में मैं रहती हूँ, तीनों बाकी 2 मंत्रियों का कोई काम नहीं, दलाली के अलावा कोई काम नहीं। खुले शब्दों में बोलती हूँ, आंगनवाड़ी के पोषाहार को बेच ले और उधर चाहे खान को नीलाम करते समय दलाली ले ले। ये ऐसे अनेकों लांछन उन पर लगे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उनका काम ये जनता जनार्दन देखती है। वहीं भरतपुर में राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री कुशनेंद्र कौर दीपा पर आरएसी के जवान को MES तिराहे पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। आरोप है कि वर्दी पहनकर ड्यूटी दे रहे 6वीं बटालियन आरएसी के जवान गजराज को थप्पड़ मारने के बाद गालियां भी दी गई। घटना सिर्फ बीच रोड पर ड्राइवर के गाड़ी खड़ी करने पर ट्रैफिक को आगे चलते रहने का इशारा देने पर हुआ। बाद में पीड़ित आरएसी के जवान गजराज सिंह ने कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दीपा जी नाकाबंदी स्थल पे आए थे, उनके ड्राइवर ने बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी की, जिसको आगे बढ़ने के लिए कांस्टेबल ने इशारा किया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई, नीचे उतर के आए, कांस्टेबल के साथ में गाली गलौज किया और कांस्टेबल पे एक थप्पड़ जड़ दिया। इस बात को लेके सिपाही ने मुकदमा दर्ज कराया, रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महावीर नगर इलाके में रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद जो बदमाश थे वो मौके से फरार हो गए हैं। महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग की गई है। तो एक और फायरिंग कोटा से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाश किस कदर बेखौफ हो चले हैं आप समझ सकते हैं। महावीर नगर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद से बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तो वहीं टोंक के मालपुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कछुआ खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी और 8 लाख की ठगी करने वाले गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सूरज बावरी के खिलाफ टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर के 6 से ज्यादा थानों में हत्या, लूट, ठगी और नकबजनी की कई वारदातें दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आरोपी से 8 लाख की राशि बरामद की गई है और कछुआ गैंग में शामिल बाकी आरोपियों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। वहीं शुरुआती जानकारी में पता चला है कि गैंग में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। यदि नर हो और इनका जोड़ा हो तो हम 80 लाख रुपए दे देंगे। इस चक्कर में उस लालच में आकर के परिवादी ने इसी सूरज को कहा कि भाई तू नर कछुआ लेके आ। तो वो एक कहीं से मरा हुआ नर कछुआ उसको थैले में बांध के दे दिया और कहा कि ये नर है। जब उन्होंने वापिस उसी गैंग से संपर्क किया बेचने के लिए,
तो उन्होंने कहा ये तो मरा हुआ है, ऐसा कह करके और उन्होंने फोन बंद कर लिया और परिवादी के साथ 8 लाख रुपए की ठगी हो गई। तो वहीं बगरू इलाके के भाखरों की ढाणी में पैंथर के मूवमेंट के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई। वन कर्मियों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 घंटे की मशक्कत के बाद झाड़ियों में छिपे पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पैंथर ने यहां सूरतपुरा गांव स्थित भाखरों की ढाणी में बालक पर हमला कर घायल कर दिया था। इसके बाद पैंथर झाड़ियों में जाकर छिप गया था। सूचना पर पुलिस और वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पैंथर को ढूंढने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया गया और पिंजरे में कैद कर जयपुर ले गए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय फुटबॉलर पद्मश्री बाइटंग भूटिया कोटा पहुंचे, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव में खासकर स्टेट लेवल पर बच्चों के साथ कंपटीशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्लेयर इंडिया खेलने आते हैं वो स्टेट से आते हैं। साथ ही कहा कि जब तक हम लोग स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फुटबॉल को प्रमोट और बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक टैलेंट निकलना बहुत मुश्किल है। वहीं खेलों में राजनीतिक दखल अंदाजी को लेकर भी उन्होंने कहा कि काफी पहले से खेलों में राजनीति चल रही है और बहुत सारे लोग स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल और फेडरेशन लेवल पर खुद के फायदे के लिए कुर्सियों पर बैठे हैं। रिलीफ कर देता है स्पोर्ट्स खेलने से, और एक स्पेशली फुटबॉल खेलने से एक टीम का आदमी बन सकता है। बिकॉज एजुकेशन एक करियर है, वो लोग खुद बनाता है, बट स्पोर्ट्स आपको करियर नहीं बनाने से भी आपका शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियर्स डॉक्टर्स बन रहे हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, आज देखने को भी मिला है, बट मुझे सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज थोड़ा करना चाहिए। बिकॉज अपना जितना शरीर अच्छे रहता है उतना दिमाग भी अच्छा रहता है, ये हम सुनने को और देखा भी है। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। गोगुंदा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। 25 फीट खाई में तेज रफ्तार कार गिर गई। हादसे में दंपति सहित 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उदयपुर से माउंट आबू जाते वक्त ये भीषण हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तेज रफ्तार से ये गाड़ी चलाई जा रही थी और 25 फीट गहरे खाई में ये कार जा गिरी। और करौली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई है। ट्रैक्टर छोड़कर जो चालक था वो मौके से फरार हो गया है। भटपुरा गांव से पुलिस ने पीछा कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तलाश लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कल राजू का मर्डर, आज कामयाबी। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों से बरामद हुए हथियार। वेल डन राजस्थान पुलिस। दिन दहाड़े हत्या के बाद ये वो तस्वीरें थी जिनसे पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लगे थे। आम आदमी सहम गया था और विपक्ष हमलावर हो गया था। जी हां, हत्या के बाद हथियार लहराते हुए भागने की फिराक में लगे ये वो हमलावर हैं जिनकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के लिए साख का सवाल बन गई थी। पुलिस ने हमलावरों की खुली चुनौती को स्वीकार किया और 24 घंटे में ही अपना वजूद साबित कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 150 टीमें बनाई गई थीं। इस ऑपरेशन में डीजीपी उमेश मिश्रा पूरी रात पुलिस के आला अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में बने हुए थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या इन अपराधियों के हरियाणा बॉर्डर में दाखिल होने से रोकने की थी। अगर ये बॉर्डर पार करने में कामयाब हो जाते तो मुश्किल बढ़ सकती थी। हत्याकांड के तुरंत बाद पुलिस ने सीकर सहित हरियाणा बॉर्डर के पास नाकाबंदी कर दी और आसपास के जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया। इसके बाद अपराधियों को दबोचने का ऑपरेशन शुरू किया गया।
देखिए, कल सुबह जब ये दुर्घटना हुई तो सीसीटीवी फुटेज में 4 अपराधियों का दिखना पाया गया और एक अपराधी नहीं दिख रहा था, लेकिन पुलिस को पता चला कि टोटल इसमें 5 शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में मौके पर। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद भागते वक्त बदमाशों ने ऑल्टो गाड़ी के पास खड़े एक व्यक्ति ताराचंद से चाबी छीनी और विरोध करने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही कैलाश चंद्र नाम के व्यक्ति को पैर में गोली मारकर क्रेटा गाड़ी छीन ली। भागने के दौरान ये लोग झुंझुनू जिले की बागोली नदी में उतर गए। इससे पहले उन्होंने इलाके में फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें सब तरफ से घेर लिया। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की ये जगह है, वो गवाह है। यहाँ पर गोली लगने के बाद जो जमीन पर कल राजू का मर्डर, आज कामयाबी। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों से बरामद हुए हथियार। वेल डन राजस्थान पुलिस। दिन दहाड़े हत्या के बाद ये वो तस्वीरें थी जिनसे पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लगे थे। आम आदमी सहम गया था और विपक्ष हमलावर हो गया था। जी हां, हत्या के बाद हथियार लहराते हुए भागने की फिराक में लगे ये वो हमलावर हैं जिनकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के लिए साख का सवाल बन गई थी। पुलिस ने हमलावरों की खुली चुनौती को स्वीकार किया और 24 घंटे में ही अपना वजूद साबित कर दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 150 टीमें बनाई गई थीं। इस ऑपरेशन में डीजीपी उमेश मिश्रा पूरी रात पुलिस के आला अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में बने हुए थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या इन अपराधियों के हरियाणा बॉर्डर में दाखिल होने से रोकने की थी। अगर ये बॉर्डर पार करने में कामयाब हो जाते तो मुश्किल बढ़ सकती थी। हत्याकांड के तुरंत बाद पुलिस ने सीकर सहित हरियाणा बॉर्डर के पास नाकाबंदी कर दी और आसपास के जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया। इसके बाद अपराधियों को दबोचने का ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए, कल सुबह जब ये दुर्घटना हुई तो सीसीटीवी फुटेज में 4 अपराधियों का दिखना पाया गया और एक अपराधी नहीं दिख रहा था, लेकिन पुलिस को पता चला कि टोटल इसमें 5 शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में मौके पर। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद भागते वक्त बदमाशों ने ऑल्टो गाड़ी के पास खड़े एक व्यक्ति ताराचंद से चाबी छीनी और विरोध करने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही कैलाश चंद्र नाम के व्यक्ति को पैर में गोली मारकर क्रेटा गाड़ी छीन ली। भागने के दौरान ये लोग झुंझुनू जिले की बागोली नदी में उतर गए। इससे पहले उन्होंने इलाके में फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें सब तरफ से घेर लिया। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की ये जगह है, वो गवाह है। यहाँ पर गोली लगने के बाद जो जमीन पर है वो बदमाशों का खून बिखरा हुआ है और यहाँ पर बदमाशों को पुलिस ने है वो गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश हैं, उनको गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और यहाँ से पुलिस की टीम है वो उनको पोक गाँव लेके पहुंची। पोक के प्राथमिक अस्पताल में उन दोनों बदमाशों का इलाज करवाया गया। इसके बाद उनको सीकर ले जाएगा। इस दौरान ये जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी क्षेत्र में बदमाशों की सूचना के बाद से ही नमस्कार, स्वागत है आप सभी का।